वेलकम स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे हम ज्योग्राफी की क्लास 11th की बात करेंगे। और 11th आर्ट्स के अंतर्गत हम आज भूगोल ज्योग्राफी की बात करेंगे। देखिए, ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लेसन संख्या 7 पढ़ रहे थे और पाठ संख्या 7 में हमें आज पढ़ना है अपरदित स्थल रूप के बारे में। अपरदित स्थल रूप के बारे में। स्थल रूप के बारे में अपरदित स्थल रूप का मतलब ये हुआ कि जब अपर्दन होगा, उस अपर्दन की वजह से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनेगी, कौन कौन सा स्थल का रूप बनेगा, किस प्रकार से स्थल का रूप परिवर्तित होगा, वो हमें पढ़ना है। जैसे पानी बह रहा है, साथ में मिट्टी भी पानी के साथ में जा रही है, तो जब मिट्टी वहाँ से चली जाएगी तो फिर कौन सी आकृति बनेगी, कौन सी स्थलाकृति बनेगी, वो हमें पढ़नी है। सबसे पहले हम अपरदित स्थल रूप में बात करते हैं घाटी की। थोड़ी बहुत हमने बात की थी पिछली वीडियो में, तो हमने घाटी या घाटियों की बात करते हैं कि जब पानी तेज़ी से बहता है धाराओं के रूप में, नदी के रूप में, पहाड़ों के बीच में, तब घाटियों का निर्माण होता है। और वो घाटियाँ किस किस प्रकार की, कौन कौन से प्रकार की बनती हैं, तो घाटियाँ भी अलग अलग प्रकार की बनती हैं। अगर हम घाटियों की लंबाई, चौड़ाई और आकृति के आधार पर देखें, अगर हम घाटियों के अलग अलग आकार को अलग अलग रूपों में विभाजित करें, अगर हम घाटियों को लंबाई के आधार पर या चौड़ाई के आधार पर या आकृति के आधार पर अगर उसको हम विभाजित करें, तो ये घाटियाँ जो हैं वो अलग अलग प्रकार की बनेगी। एक तो वी आकार की घाटियाँ बनेगी कुछ, वो डिपेंड करते हैं पानी के प्रवाह पर, वो स्थल रूप को देखते हुए। तो कहीं कहीं वी आकार की घाटियाँ बनती हैं, तो कहीं गॉर्ज बनता है, गॉर्ज जो गार्ज भी कहते हैं, और कहीं कहीं कैनियन बनता है। बस हमें यही समझना है कि गॉर्ज क्या है। इसके अलावा हमें ये भी समझना है कि कैनियन क्या है, और वी आकार की घाटी तो वी आकार की घाटी होगी। सिंपल सी बात है। बात करते हैं कि जो गॉर्ज हैं वो एक गहरी, बहुत गहरी संकरी घाटी है। क्या है? गहरी संकरी घाटी है गॉर्ज। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि ये जो बीच में ऐसे हैं, गहरी हैं, और बिल्कुल पास पास में संकरी, जिसको हम कह सकते हैं, वो घाटी जो होती हैं, अक्सर हम उसके गॉर्ज कहते हैं। इस गॉर्ज के दोनों तरफ जो ढाल हैं वो तीव्र ढाल होता है, जो ढाल है वो तीव्र होता है। ठीक है, तीव्र ढाल होता है। तो एक बात तो ये ध्यान रखनी है, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि जो गॉर्ज बना हुआ है वो, उसकी जो ढाल है वो बड़ी तीव्र होती है। और दूसरी बात करें कि जो कैनियन है, अगर हम कैनियन की बात करें, कैनियन आकृति की, तो दरअसल कैनियन जो आकृति है उसके अगर हम ढाल की बात करें तो उसकी जो ढाल है वो खड़ी होती है। इसके जो किनारे वाला भाग है वो खड़ी ढाल वाले होते हैं, और ये भी गॉर्ज की भांति ही गहरी होती हैं। बस फर्क इतना है कि इनकी ढाल है वो खड़ी होती हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की जो आकृतियाँ हैं उसमें हमने गॉर्ज की बात की, और इसके बाद में हमने कैनियन की बात की। ठीक है, जब भी आपके पास किताब हो तो किताब से इन आकृतियों आप जरूर देख सकते हैं कि किस प्रकार की गॉर्ज की आकृति होती हैं और कैनियन की किस प्रकार की होती है। गॉर्ज की जो चौड़ाई है वो नीचे तल और ऊपरी वाले भाग में लगभग एक समान होती है। जैसे जो गॉर्ज हैं, उस गॉर्ज की जो तल की जो चौड़ाई है, और हम ऊपर की चौड़ाई देखें, जैसे इस प्रकार जो गॉर्ज बना है उसकी
तल की चौड़ाई ऊपर की चौड़ाई देखते हैं तो लगभग समान सी होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कैनियन की बात करें तो जो कैनियन आकृति है उसका जो तल है वो ऊपर की अपेक्षा ज़्यादा चौड़ा होता है। उसके जो तल है वो ऊपरी भाग की अपेक्षा ज़्यादा अधिक चौड़ा होता है कैनियन का, ठीक है। मतलब दरअसल हम देखें तो कैनियन है वो जो गार्ज है उसका दूसरा रूप है। क्या है? उसका दूसरा रूप ही है। बस फर्क इतना है कि जो कैनियन है उसका जो तल है वो ज़्यादा चौड़ा होता है। तो एक बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है। तो हमने कैनियन और गॉर्ज की बात की, कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, तो ये आपको स्थलाकृतियाँ ध्यान रखनी है। चट्टानों के प्रकार और हम संरचना पर घाटी का जो प्रकार है वो निर्भर करता है कि चट्टानें किस प्रकार की हैं, उनकी संरचना किस प्रकार की है, उसके आधार पर जो घाटियाँ हैं वो निर्मित होगी, वो बनेगी, है। तो उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जो कैनियन का जो निर्माण है वो हमारे अवसादी जो चट्टानें हैं उनके क्षैतिज जो हम इस तरह में देखें तो वहाँ पर होती हैं। और दरअसल हम देखें तो गॉर्ज का जो निर्माण है वो हमारे कठोर चट्टानों में होता है। तो जो गॉर्ज है उसका निर्माण तो कठोर चट्टान में होता है और कैनियन का निर्माण अवसादी चट्टानों में होता है। सिंपल सी बात आपको ध्यान रखनी है, गॉर्ज क्या है, कैनियन क्या है। और वी आकार की घाटी वी आकार की होती है। इस प्रकार की अगर कोई घाटी है, जैसे पहाड़ी है और इस प्रकार के बीच में घाटी है, तो ये जो घाटी बनी है ये ऐसे वी आकार की, तो वो वी आकार की, कहीं कहीं तो यू आकार की घाटी भी बनती हैं, ये यू आकार की। तो वी आकार की, यू आकार की, लेकिन हमने गॉर्ज देखा है, गॉर्ज इस प्रकार का होता है। और कैनियन की हमने बात की है। अब बात करते हैं हम जल गर्तिका और अवनमित कुंड की। तो हमारे जो हेडिंग है वो हम देखेंगे इसमें जल गर्तिका कि जल गर्तिका क्या है और अवनमित कुंड क्या है, ठीक है। जल गर्तिका और अवनमित कुंड के बारे में देखेंगे। जो पहाड़ी क्षेत्र है, कौन सा पहाड़ी क्षेत्र, उसमें जो नदी का तल है उस तल में जो अपरदित छोटी छोटी जो चट्टानें हैं, जो टुकड़े हैं उनके, वो क्या होते हैं कि छोटे छोटे जो गर्त होते हैं या जो गर्तों में हैं उसमें फंस जाते हैं। और फंसने की वजह से जो उनका रूप है वो एक वृत्ताकार बन जाता है। तो मैंने कहा कि जो नदियों का जो तल है उसके अंदर जो छोटी छोटी चट्टानें हैं वो फंस जाती हैं अंदर, साथ में बैठ कर जो गर्त हैं उसमें फंस कर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिसे हम जल गर्तिका कहते हैं, ठीक है। तो जल गर्तिका का मतलब क्या हुआ कि जब नदी बहेगी और उसके साथ में छोटी छोटी चट्टानें टुकड़े भी बहते जाते हैं और किसी गर्त में फंस जाएंगे, और तो फंस कर वो क्या होते हैं कि वृत्ताकार रूप में घूमते रहते हैं। फंसने की वजह से वो गोल गोल घूमते रहते हैं और तब हम कहते हैं जल गर्तिका, जिसे हम क्या करते हैं, जल गर्तिका, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक बार अगर हम देखें तो छोटे और जो उथले गर्त हैं वो उन गर्तों के बन जाने पर कंकड़ हैं, पत्थर हैं, जो छोटे छोटे गोलाश्म हैं, इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं। जब छोटे छोटे जो गर्त बनते हैं उस गर्त में क्या होते हैं कि कंकड़ हैं, पत्थर हैं, वो सब उस गर्त में एकत्रित हो जाते हैं और जो प्रवाहित जल है उस जल के साथ में घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का जो आकार है वो छोटे से बड़ा होता जाता है। और फिर हम देखते हैं तो नदी घाटी गहरी होती जाती है, ठीक है। और उस वजह से जलप्रपात के तल में भी एक गहरा और बड़े गर्तिका का निर्माण हो जाता है। जहाँ पर जलप्रपात है वहाँ उसके तल में गहरा जल गर्तिका जो है वो बन जाता है, और जो जल की ऊंचाई से गिरने और उसमें शिलाखंड के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होता है। जब पानी ऊपर से गिरेगा और ज़मीन पर नीचे इस प्रकार गोल गोल जल गर्तिका बनेगी तो उसमें अनेक टुकड़े फंसते रहते हैं, पानी घूमता रहता है। तो इस प्रकार से ये शिलाखंड के वृत्ताकार घूमने से जो
गर्त बनता है वो ऊंचाई पर, वो ध्यान रखना है आपको। जलप्रपातों के तल में जो एक विशाल और गहरे कुंड होते हैं उसे हम अवनमित कुंड भी कहते हैं। तो जैसे मान लो पानी आ रहा है, ये जलप्रपात है, और यहाँ जो पानी गिरेगा तो इसके तल में यहाँ जो कुंड बनेगा उसी को हम कहते हैं अवनमित कुंड। क्या बोलते हैं उसको? हम अवनमित कुंड कहते हैं। तो ये हमने अवनमित और जल गर्तिका के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे अधः कर्तित विसर्प के बारे में और गंभीरीभूत विसर्प के बारे में। अब जो हमारा टॉपिक है वो है अधः कर्तित विसर्प या गंभीरीभूत विसर्प। ठीक है, तो एक तो हमें पढ़ना है अधः कर्तित विसर्प क्या होता है, एक हमें ये पढ़ना है कि गंभीरीभूत विसर्प क्या होता है। तो एक ही चीज़ के बारे में हम देखते हैं, तो ध्यान से आप देखेंगे, सुनेंगे कि ये क्या होते हैं, तो हम उसकी बात करते हैं। देखिए, जो तीव्र ढाल है उस ढाल में जो नदियाँ बहती हैं, तो सामान्य रूप से जब तीव्र ढाल में नदी बहेगी तो नदी तल क्या करेगी? अपरदित होगी और अपरदित करेगी। तो मैंने बताया कि जो तीव्र ढाल है उस तीव्र ढाल पर जब नदियाँ बहती हैं तो क्या होगा? तो अपरदन होगा। भाई तीव्र ढाल की वजह से अपरदन होता है। तो जब भी नदियाँ तीव्र ढाल में बहती हैं तो अपरदन करती हैं, और जो तीव्र नदी है उसके ढाल में भी हम देखते हैं तो पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता है। भाई नदी जिस ढाल में बहेगी उस तरफ तो अपरदन ज़्यादा होगा, पीछे वाले भाग में अपरदन कम होगा। लेकिन जो मध्य ढाल पर हम देखते हैं तो बहती हुई नदियाँ अधिक पार्श्व अपरदन करती हैं, और जब ढाल अगर धीमा है तो उसके पीछे वाले भाग में अपरदन ज़्यादा करती हैं। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि तीव्र ढाल में तो एक तरफ ज़्यादा करेगी और मध्य ढाल में दोनों तरफ से ज़्यादा अपरदन करती हैं नदियाँ। तो अगर हम देखें तो क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई जो नदियां हैं वो वक्रित होकर बहती हैं। क्षैतिज पर क्या होता है कि जो नदियां हैं वो अधिक, जो क्षैतिज अपरदन है उसमें जो नदियां हैं वो मंद ढाल पर बहती हुई नदियां क्या होती हैं? वक्रित होकर बैठती हैं, वक्रित होकर बहती हैं या नदी विसर्प बनाती हैं। नदी विसर्प का मतलब ये है कि नदी इस प्रकार से बहे तो ये जो होता है वो नदी विसर्प होता है, इस प्रकार का। ठीक है, क्षैतिज रूप में देखना आपको। और नदी विसर्प का जो काम है अगर हम देखें तो अनेक स्थानों पर बाढ़ लाना है। नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों पर पाया जाता है। एक सामान्य बात है कि जब नदी विसर्प बनता है तो फिर बाढ़ आने की आशंका रहती है। जैसे कोई नदी ऐसे बह रही है और यहाँ पर कोई शहर बसा हुआ है यहाँ पर, तो नदी ऐसी बहती हुई अगर कभी तेज धारा हुई तो नदी इस प्रकार घूमने की बजाय या मोड़ने की बजाय सीधा पानी अपना ले जाती है, और फिर इस शहर में, इस गांव में अक्सर हमें इस प्रकार का जो नदी विसर्प की वजह से जो नुकसान है वो हमें नज़र आता है। ठीक है, तो एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है, क्योंकि या तो बाढ़ आएगी क्योंकि नदी विसर्प के किनारे पर नदी कभी भी सीधी रूप से बह सकती है। तो नदी का जो ढाल है बहुत मंद होता है और कठोर चट्टाने में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। और कठोर चट्टाने में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। चट्टाने कठोर है तो भी हमें विसर्प वहाँ दिखाई देते हैं। इन विसर्पों को हम अधः कर्तित विसर्प या इसी का नाम है गंभीरीभूत विसर्प। तो एक प्रकार की विसर्प के बारे में मैंने पढ़ा है कि गंभीरीभूत विसर्प या अधः कर्तित विसर्प क्या होते हैं, तो हमने इसकी बात की है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। बात करते हैं नदी वेदिकाएं।
देखो नदी वेदिकाएँ क्या हैं? नदी वेदिकाएँ अगर हम देखें तो प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तल के चिन्ह हैं, जहाँ पर बाढ़ आया है या कभी नदी बहती थी, वो उसके तल वाला जो भाग है वो नदी वेदिका के रूप में। ये अगर देखें तो जलोढ़ जहाँ पर नहीं है, जलोढ़ प्रकार की मिट्टी नहीं है, वहाँ अगर हम देखें तो जलोढ़ रेत मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल हैं, उसको हम कहते हैं वेदिकाएँ। जहाँ पर जलोढ़ नहीं है, जैसे नदी बहती है इस प्रकार की, तो उसका जो तल है दरअसल हम उसको वेदिकाएँ कहते हैं। और जो क्या होता है कि निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। कहीं मिट्टी ज़्यादा है तो कहीं गहरा है, कहीं कम है तो कहीं पर इस प्रकार की आकृति होती है, इस प्रकार की, ठीक है, तो कहीं इस प्रकार की होती है। तो ये सारे तल हैं जहाँ पर कभी नदी बहती थी, और वो उन हम तल को अक्सर क्या कहते हैं, नदी वेदिका कहते हैं। तो नदी वेदिकाओं में क्या है कि जो निक्षेपित जलोढ़ हैं वो वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। वहाँ नदी वेदिकाएँ मुख्यतः अपरदित स्थल रूप हैं, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपरदन से निर्मित होती हैं। जब भी कोई बाढ़ वाले क्षेत्र में देखते हैं नदी चली जाती हैं बहकर, तब इस प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनती हैं। और ये अलग अलग ऊंचाई की हो सकती हैं। हम कह सकते हैं कि नदी जो वेदिका हैं वो विभिन्न ऊंचाइयाँ वाली होती हैं, अलग अलग ऊंचाई वाली बनी होती हैं। तो विभिन्न ऊंचाइयों पर ये कई वेदिकाएँ हो सकती हैं जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाते हैं कि पहले नदी किस प्रकार की थी, फिर किस प्रकार की। नदी वेदिकाएँ नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती हैं। जैसे मान लो नदी इस प्रकार की बही हैं, जाई हैं, तो यहाँ पर जो इस प्रकार का जो भाग बना है वो वेदिकाएँ बनी हैं। इनकी स्वरूप को युग्म वेदिकाएँ भी कहते हैं कि दोनों तरफ अगर समान वेदिकाएँ हैं, वो क्या है कि ध्यान रखना है आपको कि युग्म वेदिका हैं। तो युग्म वेदिकाएँ क्या होगी कि जब नदी बहती हैं और उसके दोनों तरफ जो आकृतियाँ हैं वो अगर दोनों तरफ इस प्रकार की समान आकृतियाँ बने, तो दोनों तरफ अगर समान आकृतियाँ हैं तब वो हम जो वेदिका बनेगी वो हम उसको युग्म वेदिका कहते हैं। ठीक है, तो जो तल हैं उस तल के दोनों तरफ जो भी चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं चट्टानों के मूल आधार में कि किस प्रकार चट्टानों को काट करके नदी चली गई है। वो जो स्थल रूप बनेगा, अपरदित स्थल रूप, वो हमारी क्या होगी, नदी वेदिकाएँ होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब बात करें निक्षेपित स्थल रूप के बारे में, बात करेंगे हम निक्षेपित स्थल रूप के बारे में। निक्षेपित स्थल रूप मतलब जब नदियाँ बहेगी अपने साथ में जो कचरा है वो एक जगह पर जमा करेगी, तो उससे फिर कौन कौन सी आकृतियाँ बनेगी हम उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ पंख की। जलोढ़ पंख की बात करते हैं। जब नदी उच्च स्थानों से बहती हुई पर्वत के तल पर धीरे धीरे मध्य ढाल पर होती हुई जब नदी मैदानों में प्रवेश करती हैं तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। ठीक है, और साधारणतः जो पर्वतीय स्थलों में बहने वाली जो नदियां हैं वो भारी और स्थूल आकार के नद भार को वहन करती हैं। और मध्य ढालों पर नदी ये भार वहन करने में असमर्थ होती है तो शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे हम जलोढ़ पंख कहते हैं। तो जलोढ़ पंख की नुमा आकृति बनती है नदियों की। जब नदी ढाल से नीचे बहेगी, ऊपर से नीचे बहेगी और बहती हुई जब वो ज़मीन के अंदर धरातल पर मैदान पर आएगी, तो सिंपल सी बात है, ऊपर जो ढाल था वो तीव्र ढाल होने की वजह से पानी का प्रवाह भी तेज़ था, तो उसके साथ में जो बहने वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा थी और कठोर थी और ज़्यादा बाहर वो अपने नदी अपने साथ में लेकर चलती थी। लेकिन जैसे ढाल तीव्र हुआ तो उनके साथ में जो कचरा, जो बहने वाले पत्थर, वो अक्सर ज़्यादा थे, तो तीव्र ढाल में वो साथ में चल नहीं पाएंगे, तो वो सब एक जगह पर निक्षेपित होते जाएंगे। तब जो आकृति बनती हैं ऊपर से नीचे की ओर,
वो शंकुनुमा आकृति बनेगी। और उस शंकुनुमा आकृति मतलब इस प्रकार की आकृति, ठीक है, वो जैसे यहाँ तो एक नाल के रूप में, दूसरी फिर इस प्रकार से नदी बहेगी। तो जो शंकुनुमा जो आकृति बनेगी वो हम इसे जलोढ़ पंख कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जलोढ़ पंख क्या है तो हम उसको आराम से समझ सकते हैं कि भाई ऊपर से नीचे जब नदी बहेगी तो ऊपर तो तीव्र डालता तो वो अपने साथ में ज़्यादा भार लेकर आती है नदी, और जब नीचे ढाल मंद हो जाता है तो वो अपना जो भार है वो धीरे धीरे निक्षेपित करते हुए अलग अलग रूप में फैलती हुई नदी बहती है। जैसे इस प्रकार से, ठीक है। जैसे मान लो इस प्रकार से नदी आ रही थी और यहाँ आने के बाद में यहाँ तो ऐसे इस प्रकार से बह गई, जैसे यहाँ ढाल तीव्र हुआ नदी फिर इस तरफ बहेगी, और यहाँ जो कचरा था वो धीरे जमा होता हुआ नदी फिर इस पंख के नुमा बहेगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, किस प्रकार से ये नदी बहेगी। जो नदियाँ जलोढ़ पंख से बहती हैं वे प्राय अपने वास्तविक वहाँ मार्ग को बहुत दूर तक नदी नहीं बहती बल्कि अपना मार्ग बदलती हैं। ऐसी नदियाँ जो ऐसे जलोढ़ पंख की तरह बहती हैं तो वो उनका रास्ता है वो अक्सर एक जैसा लंबा समय तक नहीं रहता है, बल्कि इनका रास्ता बदलता रहता है। और जब रास्ता बदलेगा, इनकी शाखाएं बदलेगी, शाखाएं अलग अलग हो जाएगी नदी की, तो हम उसको बोलेंगे जल वितरिकाएँ। क्या बोलेंगे उसको? जल वितरिकाएँ, ठीक है। तो आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्राय हमें निम्न शंकु की आकृति के दिखाई देते हैं, और उसमें क्या ऊपर वाले भाग शीर्ष से जो नीचे तक जो भाग हैं वो बंद ढाल वाले होते हैं। शुष्क और अशुष्क जलवायु प्रदेश में तीव्र ढाल वाले शंकु हमें उच्च शंकु दिखाई देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है जलोढ़ पंख के अंतर्गत। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।